हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 83। अब फागे। आस्था बेटी तुम यहाँ और आकर अरमान को मरहम लगाओ। मैं भी देखता हूँ कि यह कैसे मना करता है। ऐसा कहकर दादाजी अरमान के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। वहीं अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी मुझे लगता है कि आप इस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। आपको इस तरह से इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस मरहम से कुछ नहीं होने वाला है। तब दादाजी बोले, अगर इससे कुछ नहीं होगा तो ना होने दे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आस्था बेटी को तसल्ली तो हो जाएगी ना, उसे खुशी मिलेगी। उसकी खुशी के लिए यह मरहम लगवा ले। दादाजी ने अब अरमान को चुप कर दिया था। वह अरमान गुस्से से उगलती हुई आंखों से आस्था की ओर देखने लगा था। आस्था के हाथ इस तरह से कांपने लगे थे अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर। लेकिन फिलहाल वह जल्दी ही अरमान के पास जाकर बैठ गई थी और जो मरहम वो बनाकर लाई थी उसने अरमान के हाथों पर लगाना शुरू कर दिया था। कुछ देर के लिए दोनों की आंखें आपस में टकराई थी, लेकिन आस्था ने तुरंत अपनी नजरें झुका लिया और मरहम अच्छे से अप्लाई करने लगी थी। वेल अच्छी तरह से वह पैक लगाकर उसने एक छोटी सी ड्रेसिंग कर दी थी और बोली, देखिएगा दादाजी, कुछ देर में इन्हें आराम आएगा। फिर आस्था वापस से किचन की ओर जाने लगी। तभी दादाजी मुस्कुराकर आस्था को देखने लगे थे। आस्था का इस तरह से अरमान की देखभाल करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था। वेल अरमान मन में बोला, कितना नाटक करती है ये लड़की दादाजी के सामने अच्छा बनने के लिए, लेकिन बहुत जल्द मैं इसका पर्दाफाश कर दूंगा और सबके सामने इसका असली चेहरा ले आऊंगा कि इस लड़की को सिर्फ पैसा दौलत से मतलब है और इसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचते हुए अरमान के चेहरे के भाव बहुत ही ज्यादा कठोर और गंभीर हो गए थे। इसीलिए जल्दी ही वह अब अपने कमरे में चला गया था। वही आस्था ने एक हल्दी वाला दूध अरमान के लिए तैयार कर दिया था और राजेश को देते हुए बोली, तुम ये दूध जाकर साहब को दे दो, क्योंकि अगर वो ये दूध पिएंगे तो उन्हें दर्द में काफी आराम भी आएगा। आस्था ने अपनी नानी माँ का देसी नुस्खा ट्राई किया था और अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि अगर अरमान सिंघानिया को आराम नहीं आया तो वह शायद उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करें। लेकिन फिलहाल तो अब आस्था ने खून को घूंट पी लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो उसे जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना था। वही राजेश थोड़ा सा हिचकिचा गया और बोला, लेकिन मैडम, अगर मैं साहब के लिए दूध लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि एक बार फिर मुझ पर गुस्सा करें। और वैसे भी आज साहब अपने ऑफिस नहीं जा रहे। आपने उनका चेहरा देखा है, कितना ज्यादा खतरनाक हो रखा है, और मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज आप ही ये दूध दे आइए। और राजेश ने सारी बातें आस्था पर डालकर वहां से 9-2-11 हो गया। आस्था चौंक गई कि घर के पुराने नौकर भी उस इंसान से डरते हैं, तो भला हम क्यों नहीं डरेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना है, तो इसीलिए उसने दूध उठाया और गहरी लंबी सांस लेते हुए अरमान के कमरे की ओर चल पड़ी। वही दूसरी ओर सुमित इस वक्त एक शहर के बाहर एक छोटे से नर्सिंग होम के बाहर खड़ा हुआ था और वहां के आईसीयू में लेटी हुई जो एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की की ओर देख रहा था। उस लड़की की सांसें बड़ी धीमी धीमी चल रही थी। तभी डॉक्टर वहां आए और बोले, मिस्टर सुमित, अच्छा हुआ आप आ गए। हमने एक्चुअली आपको इमरजेंसी में इसलिए बुलाया है कि आपकी जो यह पेशेंट है उनकी तबीयत में पिछले 3 सालों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने अपने डॉक्टर के साथ एक मीटिंग की थी। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें इन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। वहीं पर अब इनका इलाज किया जा सकता है। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, सुमित हैरान हो गया, क्योंकि वह ये भी जानता था कि इस वक्त जहां पर वो खड़ा हुआ है ये छोटा मोटा सा ही अस्पताल है जहां उसने उस लड़की के जिद पर ही उसे एडमिट करवाया था। लेकिन अब इस तरह से डॉक्टर के कहने पर वह चौंक गया और बोला, लेकिन डॉक्टर, आप ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अस्पताल इस लड़की के दिल के कितने ज्यादा करीब है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ एडमिट करवाया था। तब डॉक्टर बोले थे, देखिए मिस्टर सुमित, अगर आप इस लड़की की जान बचाना चाहते हैं तो आपके भावनाओं को अलग रखकर सोचना होगा, और अब इसकी जान बचाने के लिए आपको इनको सीधा बड़े अस्पताल में ही एडमिट करवाना होगा। देखिए अब हम ज्यादा दिनों तक और उन्हें इस तरह से यहाँ नहीं रख सकते हैं।
अब जैसे ही डॉक्टर ने साफ साफ ये कहा, सुमित तो एक पल के लिए चौंक गया था। अगले पल उसने बोल दिया था कि ठीक है, आप इसको एडमिट करवाए और जो भी फॉर्मेलिटी ही बताए मैं कंप्लीट करूंगा, बस मैं जल्द से जल्द इस लड़की को ठीक देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए सुमित ने एक बार और नफरत से उस लड़की की ओर देखा था और जल्दी ही अपनी आंखों पर ब्लैक रंग का शेड्स चढ़ाते हुए वहां से बाहर निकल चुका था। वही सुमित के उस अस्पताल से बाहर निकलते ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स को आकाश ने उसके पीछे भेजे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकाश को फोन कर दिया था और बता दिया था कि सर हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। वहीं आकाश ने जैसे ही ये सुना, उसने अपनी आंखों को बंद किया था। आकाश फोन की स्क्रीन पर देखने लगा था और मन में बोला, ना जाने कब तक ये नफरत की आग में जलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने एक बार फिर अरमान के कमरे में कदम रखा था। हालांकि वह अभी तक ये बात नहीं भूली थी कि अरमान ने कुछ घंटे पहले उसके साथ क्या किया था, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना था। उसने सोच लिया जब तक वह उस राक्षस के आसपास रहेगी, वह इसी तरह से जंगली बर्ताव उसके साथ करेगा। अगर उसे उस जंगली इंसान से बचना है तो इसके लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने अब जल्दी से दरवाजा खोल दिया था और जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि अरमान उस वक्त अपनी कमीज पहनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अरमान उस वक्त जिम से सीधा पट्टी कराकर ऊपर आया था, जिस वजह से उसके कपड़ों में भी ऑलरेडी ब्लड में हो चुके थे। तब आस्था अरमान को इस तरह से पट्टी के हाथ के साथ स्ट्रगल करता हुआ देखकर और शर्ट के साथ स्ट्रगल करते हुए देखकर तुरंत बोली, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह से प्लीज अपने हाथ को मत हिलाए, वरना फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और हमें फिर से नया मरहम बनाना पड़ेगा। तो प्लीज अभी आप रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। ऐसा कहकर आस्था स्लीवलेस शर्ट अरमान को पहनाने लगी थी। वही अरमान केवल आस्था को देख रहा था, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था। बिना इमोशन के वह आस्था को देखता रहा। वहीं आस्था बस केवल फटाफट अरमान को शर्ट पहनाकर उसे हल्दी वाला दूध पिलाना चाहती थी, ताकि दूध पीने के बाद अरमान थोड़ा बहुत बेटर फील करे। हल्दी वाला दूध सेहत लिए काफी ज्यादा बेटर होता है। तो ये सोचते हुए आस्था ने फटाफट से अरमान को शर्ट पहनाई और उसे कहा, आप यहाँ बैठिए और फटाफट से ये दूध पी लीजिए। आस्था बड़ा ही नॉर्मल से बर्ताव कर रही थी, हालांकि उसका दिल उस वक्त अरमान के सामने खड़ा होने पर कितना ज्यादा डर रहा था, ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि जब आस्था दूध लेकर अरमान के कमरे की ओर जा रही थी, तब उसके चेहरे पर डर ही डर नजर आ रहा था। लेकिन जैसे दादाजी ने आस्था को इस तरह से डरे हुए देखा, उसके पास चले गए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बेटी कि तुम ये सब काम नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी खुशी के लिए सब कर रही हो। सच में तुम महान हो और मुझे पता है कि तुम जल्द से जल्द अरमान को ठीक कर दोगी। तब आस्था बोली, जी दादाजी, बस हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से चल जाए। दादाजी एक पल कुछ सोचने के बाद बोले, आस्था बेटा, इस डरे हुए चेहरे के साथ अगर तुम अरमान के पास जाओगी तो वह तुम्हें और भी ज्यादा डरेगा। तुम जानती हो बेटा, इस दुनिया की फितरत है डरे हुए को और ज्यादा डराना। तो अगर तुम अपने आप को नॉर्मल रखोगी और उसे नहीं डरोगी तो पक्का वह तुम्हारी बात भी सुनेगा और फिर तुम्हें अरमान से डर भी नहीं लगेगा और न ही वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, एक पल को आस्था सोचते ही रह गई और कहीं ना कहीं उसे दादाजी की बात बिल्कुल ठीक लगी थी और खुद को संभालते हुए सोचती है, सही तो कह रहे हैं दादाजी, जितना हम उस खड़ूस से डरेंगे उतना ही वह हमें डराएंगे, इसीलिए अब हम उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे, चाहे अंदर ही अंदर हमें कितना डर लग रहा हो, लेकिन अपने डर को हम अपने चेहरे पर नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कॉन्फिडेंस के साथ वह अरमान के सामने खड़ी हुई थी। अरमान के हाथ में दूध का गिलास भी पकड़ा दिया था और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, आप फटाफट से ये दूध पी लीजिए, तब तक हम आपके लिए कुछ लाइट खाना बनाकर लेकर आते हैं। अरमान का जवाब सुने बिना आस्था अब वहां से जाने लगी
लेकिन तभी अरमान की आवाज़ उसे सुनाई दी थी, ठहरो, यह क्या? तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हें कहा है मुझसे दूर रहो, मुझे अपने करीब लाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये छोटी छोटी ट्रिक यूज करके तुम मेरे करीब आना चाहती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मुझे नफरत है तुम जैसी लड़कियों से। समझी? तुम लेकर जाओ इस दूध को यहाँ से। ऐसा कहकर अरमान ने एक झटके से वह दूध पूरा का पूरा फर्श पर फेंक दिया था। अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर एक पल के लिए आस्था फिर से सहम गई थी और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और फिर अरमान की ओर देखते हुए बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है। हर बात पर आपको गुस्सा करते रहते हैं। आप खुद ही तो हमारे करीब आते हैं और खुद ही हमें कहते हैं कि हम आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाँ देखिए, हम आपसे सीधे सीधे कह देते हैं, हमारा आपसे कोई लेना नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप हमें इतना सा भी छुए, समझे आप? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आपके करीब आना चाहते हैं। फिर आस्था रोते हुए फौरन वहां से निकल गई थी और एक बार फिर आस्था की बातें अरमान के दिलो दिमाग में आग लगा गई थी। अरमान ना सीधा पड़ रहा था ना उल्टा पड़ रहा था। आस्था का करीब आना भी उसे पसंद नहीं था। आस्था का इस तरह से जवाब देना भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह सोच रहा कि आखिरकार इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इसने अरमान सिंघानिया को जवाब दिया। ये सोचते हुए उसने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। वही दूसरी और डॉक्टर रश्मि अपने पेशेंट को हैंडल करने के बाद जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि का काफी सारा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरा था। ऑलरेडी धीरे धीरे रात गहरी होने लगी थी। वही आकाश जो कि उस वक्त बालकनी में था, जैसे ही उसने डॉक्टर रश्मि की गाड़ी आई हुई देखी, वह उसकी ओर देखने लगा। डॉक्टर ने अपना सफेद कोट पहना हुआ था, उसके गले में अभी तक उसका आई कार्ड था और वह बहुत ही ज्यादा थकी थकी सी अंदर आ रही थी, क्योंकि उसने आज कुछ एक्सीडेंट्स केस हैंडल किए थे जो उसे काफी ज्यादा थका गए थे। और जल्दी ही वह अंदर आकर सोफे पर बैठी और निढाल सी होकर बोली, राजेश भैया प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिए। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर रश्मि आई थी उस वक्त ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी नौकर चले गए थे और रात के जो नौकर थे उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी। उन्हें आने में कम से कम 15-20 मिनट लगने वाले थे, क्योंकि रात के नौकर की जो ड्यूटी होती थी वह अलग होती थी। तब आकाश जो कि रश्मि को ही देख रहा था, अब जैसे ही रश्मि ने थके हुए स्वर में पानी मांगा लेकिन कोई पानी लेकर नहीं आया, तब आकाश के कदम खुद ब खुद ही पानी लेकर रश्मि के पास आ गए थे और उसने रश्मि के आगे पानी बढ़ा दिया था। रश्मि ने बिना ये देखे कि उसके लिए पानी आकाश लेकर आया है, उसने वह गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया था और बोली, थैंक यू राजेश भैया, और प्लीज हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लगा दीजिए। ऐसा कहकर रश्मि सोफे से उठी और बोली। जब तक हम हाथ मुंह धोकर इतना ही बोला था, रश्मि नजर आकाश पर पड़ी थी। आकाश के हाथ में पानी का गिलास देखकर रश्मि हैरान थी, लेकिन आकाश चुपचाप वह गिलास टेबल पर रखता हुआ वहां से चला गया था। वही रश्मि पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, आखिर बेवकूफ मल्होत्रा को क्या हुआ है, यह इस तरह से क्यों चला गया? रश्मि आकाश को बेवकूफ इसलिए कहती है क्योंकि आकाश को रश्मि का प्यार समझ नहीं आता। मैंने तो इसे पानी नहीं मांगा था, फिर उसने क्यों हमें पानी दिया? एक पल को कुछ सोचकर रश्मि के मन में थोड़ी खुशी से हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटका दिया और वह बोली, वैसे भी मुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, यह इंसान मेरे लायक डिजर्व ही नहीं करता। ये सब सोचते हुए रश्मि भी अब अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से आकाश ने अस्पताल में उसकी बेइज्जती की थी, यह बात वह अभी तक भूली नहीं थी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।